Okay, hello guys. So chapter number 4 we have completed. I am starting with chapter number 5. Just one thing that I want to mention is कि जितनी भी फंक्शनल फॉर्म्स मैंने इस चैप्टर में डिस्कस किए, मैंने इनिशियल फंक्शनल फॉर्म्स के लिए जैसे सेमी लॉग मॉडल हो गया या डबल लॉग मॉडल हो गया, उनके मैंने एग्जांपल्स डिस्कस किए, बट बाद की फंक्शनल फॉर्म्स के मैंने एग्जांपल डिस्कस नहीं किए. एंड रीज़न इज़ कि अगर हम वो फंक्शनल फॉर्म्स पढ़ते हैं उसके, क्योंकि हर फंक्शनल फॉर्म के दो एग्जांपल्स थे, तो इट वुड बी टू कम्बरसम एंड टीडियस फॉर मी टू कवर ईच एंड एवरी एग्जांपल फ्रॉम द बुक. सो इफ़ यू नो द फंक्शनल फॉर्म, ठीक है, इफ़ यू इंटरप्रेट कि व्हाट इज टाइप, उसकी स्लोप कैसे निकालते हैं, उसकी इलास्टिसिटी कैसे निकालते हैं, इफ़ यू नो दीज थिंग्स, देन उसके एग्जाम्पल इंटरप्रेट करना और उसके एग्जाम्पल पढ़ना ज़्यादा बड़ी बात नहीं होगी. ठीक है. सो दैट्स वाई आई हैवंट कवर्ड द एग्जाम्पल्स ऑफ फ्यू फंक्शनल फॉर्म्स जो कि बाद में आती है, बट इनिशियल 2-3 फंक्शनल फॉर्म्स के मैंने एग्जाम्पल कवर किए. सो अब बात आती है कि हमें फंक्शनल फॉर्म्स की नीड क्यों पड़ी. पहली बात तो रिग्रेशन मॉडल क्या होता है. दिस दैट वाई आई इज़ नथिंग बट β1 प्लस β2 xi प्लस μi. अभी तक हम ये डिस्कस करते आए थे कि जब मान लो एक एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल है, अगर इसमें तुम 2-3 एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल डाल दो तो दैट टू वॉज मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल. ओके, बट अब बात आती है फंक्शनल फॉर्म्स क्या होती है रिग्रेशन मॉडल की. अच्छा, अभी तक हमने क्या देखा था इज़ दैट हमने दो चीज़ें पढ़ी थी. पहला, दीज आर द शॉर्ट फॉर्म्स फॉर दीज. सो लीनियर इन पैरामीटर्स, पहला जो मेरा रिग्रेशन मॉडल होना चाहिए, दैट शुड बी लीनियर इन पैरामीटर्स. एंड इफ़ यू रिमेंबर करेक्टली, दिस वॉज वन ऑफ आवर अजम्पशंस कि द इंटरेस्ट ऑफ आर्स इज टू स्टडी रिग्रेशन मॉडल विच आर लीनियर इन पैरामीटर्स. तो हमने तो पहले यही बोला था, बट अभी तक हम जितने पढ़ते आए थे वो सारे मॉडल्स लीनियर इन वेरिएबल्स भी थे. तो क्या ऐसा कर सकते हैं कि जो अभी हम मॉडल पढ़े वो पैरामीटर्स में तो लीनियर हो, बट वेरिएबल्स में नॉन लीनियर हो? वो मॉडल भी तो हम पढ़ सकते हैं, क्योंकि हमने कहा था कि जो हमारा इंटरेस्ट है वो सिर्फ इसमें है, लिनियरिटी ऑफ पैरामीटर्स में है. हमने कहा था वेरिएबल लीनियर हो या नॉन लीनियर हो, उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता. तो अब हम बात करने वाले नॉन लीनियर वेरिएबल मॉडल्स की. ठीक है, ठीक है. these are like short forms and linear and parameters का एक short अगर मैं तुम्हें बताऊँ तो it's like अगर तुम्हारे पास ये population parameters होते हैं β1 और β2, इनकी पावर 1 होनी चाहिए. linear in variables का मतलब कि अगर there is one explanatory variable, let's say x, and I'm regressing y on x, तो it means linear in variables का मतलब कि पहली बात तो x की पावर 1 होनी चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए 1/x हो, x स्क्वायर हो, x क्यूब हो, कोई फंक्शनल फॉर्म x की नहीं होनी चाहिए. x should be appear as power 1. and linear in variables का एक और मतलब होता है कि there is a constant slope. ओके, सो बात आती है कि फंक्शनल फॉर्म्स की नीड क्या है. तो एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं. लेट्स से देयर आर टू थिंग्स. फर्स्टली इज़ द मैथ सैट स्कोर, जो कि हम स्टार्टिंग से कंसीडर करते आ रहे हैं. सेकंड इज़ द एनुअल फैमिली इनकम. मान लो मुझे इन दोनों के बीच स्कोर इलास्टिसिटी जाननी है. इसका मतलब क्या होता है दैट वी वांट टू फाइंड आउट परसेंटेज चेंज इन सैट स्कोर फॉर परसेंटेज चेंज इन फैमिली इनकम. मतलब मैं कहना चाहता हूँ कि अगर मैं फैमिली इनकम 1% से बढ़ाऊँ तो मेरा सैट स्कोर कितने से बढ़ता है या कितने परसेंट से कम होता है. आई वॉन्ट टू नो द परसेंटेज चेंज. ठीक है, बट अभी तक जो हमने मॉडल डिस्कस किया विच वॉज दिस, ठीक है, दिस इज समथिंग दैट वी एस्टिमेटेड कि अगर मैं XI को मैं फैमिली इनकम को $1 से बढ़ाता हूँ तो एवरेज सैट स्कोर में कितने यूनिट्स या कितने मार्क्स से बढ़ता है. तो दिस वॉज अ एब्सोल्यूट चेंज. ये मुझे बताता था, ये मॉडल मुझे एब्सोल्यूट चेंज बताता था. एंड देयर वाज अ कांस्टेंट स्लोप इन दिस. बट अभी तो मैंने बोला कि मुझे लिनियरिटी इन पैरामीटर्स, तो हाँ, दिस इज समथिंग दैट आई एम इंटरेस्टेड इन. एंड इफ यू रिमेंबर करेक्टली, दिस वाज वन ऑफ आवर अजम्पशंस ऑफ क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल कि हम वही रिग्रेशन मॉडल्स पढ़ते हैं जिनके दे आर लीनियर पैरामीटर्स. बट लीनियर पैरामीटर्स का मतलब ये है ना कि फिर अगर वेरिएबल्स में वो लीनियर हो या नॉन लीनियर हो, उसको हम स्टडी कर सकते हैं. तो अभी तक जो हमने स्टडी की विच वॉज ऑल्सो लीनियर इन वेरिएबल्स, बट अब हम स्टडी करना चाहते हैं नॉन लीनियर वेरिएबल्स मॉडल के बारे में, नॉन लीनियर वेरिएबल्स और मॉडल के बारे में. ठीक है, सो देखते हैं. ठीक है, अगर मान लो मुझे इन दोनों के बीच स्कोर इलास्टिसिटी जाननी हो, ऑफकोर्स मैं इससे भी कैलकुलेट कर सकता हूँ. इलास्टिसिटी का अभी मैं आगे फॉर्मूला डिस्कस करूँगा, बट दिस इज द इलास्टिसिटी का फॉर्मूला x/y. ठीक है, मैं इससे भी निकाल सकता हूँ. बट द पॉइंट इज कि यही चीज़ हम आगे डिस्कस करेंगे कि कब हमें फंक्शनल फॉर्म्स यूज़ करनी है, कब हमें लीनियर रिग्रेशन फॉर्म यूज़ करनी है. दैट्स द क्वेश्चन. ठीक है, सो अब बात आती है दिस लाइक जो हमने एस्टिमेट किया, दिस गिव्स एब्सोल्यूट चेंज इन एवरेज वैल्यू फॉर पर यूनिट चेंज इन डॉलर फैमिली इनकम. ठीक है, दिस डज नॉट गिव अस द इलास्टिसिटी. मतलब ये फॉर्मूला खुद हमें इलास्टिसिटी नहीं देता. ऑफकोर्स हम मैनिपुलेट करके बाय द हेल्प ऑफ कैलकुलस वी कैन कैलकुलेट इलास्टिसिटी, बट दिस इटसेल्फ डजंट गिव अस द इलास्टिसिटी. तो मान लो अगर मुझे कभी इलास्टिसिटी पढ़नी है तो
अगर मुझे रेडिली चाहिए इलास्टिसिटी बिटवीन टू वेरिएबल्स तो आई कैन स्टडी द लॉग लीनियर मॉडल्स। अगर मान लो मुझे ग्रोथ रेट पढ़ना है किसी भी इकोनॉमिक वेरिएबल का, लेट्स से मुझे जीडीपी ग्रोथ रेट पढ़ना है या मनी ग्रोथ रेट पढ़ना है, ठीक है। ग्रोथ रेट कैसे डिफाइन करते हो तुम कि इस साल कितना इकोनॉमी ने अर्न किया कंपेरेबल टू लास्ट ईयर, relative to last year, okay, so this is like percentage change in your output growth कि लास्ट ईयर क्या आउटपुट हुआ था और इस साल कितना आउटपुट बढ़ा है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इनटू 100, दिस गिव्स यू द जीडीपी ग्रोथ। तो अब ये क्या है, जीडीपी ग्रोथ हम एग्जैक्टली पढ़ सकते हैं अगर हम सेमी लॉग मॉडल्स पढ़े, ठीक है। सो दे आर डिफरेंट मॉडल्स टू अंडरस्टैंड डिफरेंट economic variables or relationship between two different economic variables depending on किस theory, किस economic theory से हम उनको back कर रहे हैं। So that's the thing, so that's why we have to study the functional forms। बात आती है कि इसमें हम कुछ functional forms पढ़ेंगे जो कि starting the very first functional form is log linear or this is also known as constant elasticity models, okay। So consider this function, let's say yi is nothing but the SAT score, xi is nothing but the annual family income, okay। So let's say yi को मैं ऐसे लिखता हूँ, yi is nothing but a times a into x times उसकी पावर बीटा 2, ठीक है। अब दे आर सेइंग, द बुक सेज कि अगर तुम इसका नेचुरल लॉगरिथम लो, लेट्स से अगर तुम दोनों साइड इसका लॉग लो, ठीक है। लॉग की प्रॉपर्टी होती है दैट लॉग ऑफ ए बी इज नथिंग बट लॉग ऑफ a plus log of b। I hope you know the properties of log, and if you don't know तो आप एक बार लाइक अपेंडिक्स में जाके log की प्रॉपर्टीज रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। सो इफ यू टेक द logarithm of this function, so it's nothing, you can see it's an exponential function, basic exponential function। तो अगर तुम इसका logarithm लेते हो तो this gives you log yi plus ln a, ठीक है, प्लस पावर नीचे आ जाएगी log में बीटा 2 प्लस ln xi, ठीक है। तो दिस इज समथिंग दैट यू गेट। अब ध्यान से देखना, अगर मान लो दिस ln a इज नथिंग बट अ कांस्टेंट, तो ln a भी एक कांस्टेंट होएगा, तो कैन आई डिनोटेड बाय बीटा 1 कि ठीक है ये भी कांस्टेंट है ना, तो लेट्स से दिस इज माय इंटरसेप्ट टर्म, सो आई डिनोटेड बाय बीटा 1। तो अब मेरे पास क्या रिलेशन बचा, ln yi इज इक्वल्स टू बीटा 1 प्लस बीटा 2 ln xi। एंड नाउ यू माइट बी वंडरिंग कि अच्छा हमने yi कंसिडर किया ना, हमने एक इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन कंसिडर की, तो हम इसमें एयर टर्म भी तो ऐड करेंगे, वो हम करेंगे बट वो बाद में करेंगे। देखो फॉर एस्टिमेटिंग पर्पस नाउ दिस इज अ फंक्शनल फॉर्म। अगर मुझे इसको रिग्रेशन मॉडल में कन्वर्ट करना है तो आई वुड जस्ट ऐड अ एयर टर्म, ठीक है। एंड नाउ दिस इज समथिंग दैट आई हैव टू एस्टिमेट। नाउ दिस इज लीनियर इन पैरामीटर्स। अगर तुम देखो ये बीटा 1 और बीटा 2 की पावर 1 है ना, तो दिस इज लीनियर इन पैरामीटर्स। इट इज़ लीनियर इन लोगैरिथम्स ऑफ एक्स एंड वाई। अगर एक्स और वाई के लोगैरिथम की बात करें तो उसमें भी लीनियर है, बट एक्स और वाई अपने आप में लाइक इट इज़ नॉट लीनियर इन एक्स एंड वाई बट इट इज़ लीनियर इन लोगैरिथम्स ऑफ एक्स एंड वाई, ओके। सो वी आर कॉलिंग दिस एज डबल लॉग और लॉग लीनियर मॉडल्स, ठीक है। एंड अगर तुम जैसे ln yi को जैसे अब लेट्स से yi की तुम्हारे पास जो भी वैल्यूज़ होंगी, ठीक है, अब तुम इसमें डालोगे दिस वुड गिव यू अगेन अ वैल्यू। अगर तुम इस पूरी ln yi की वैल्यू को लेट्स से yi स्टार लिख देते हो एक बाई के लिए एंड ln xi को xi स्टार लिख देते हो, ठीक है, टू डिनोटेड बाय दिस। तो अब तुम देखो दिस इज नथिंग बट regression model that we have studied so far. It is linear in parameters, and if classical linear regression model की assumption satisfy होती है, then we can use the method of ordinary least square to get the blue estimators. What was blue estimators? Best linear unbiased estimators. Okay, then I can estimate beta 1 and beta 2 अगर मेरी classical linear regression model की assumptions satisfy होती है। तो बात यही है, ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ लीनियर इन वेरिएबल्स मॉडल पढ़ने हैं। अगर वेरिएबल में लीनियर ना भी हो बट अगर पैरामीटर में लीनियर है तो मैं OLS टेक्निक का यूज़ करके ये पैरामीटर्स की वैल्यू निकाल सकता हूँ, ठीक है, दैट्स द थिंग। अब बात आती है कि ये जो अब जैसे नॉर्मल रिग्रेशन मॉडल में क्या होता था, दैट इज़ yi इज़ नथिंग बट बीटा 1 प्लस बीटा 2 xi प्लस म्यू आई। तो हमने बीटा 2 की इंटरप्रिटेशन कैसे निकाली थी कि अगर तुम xi को एक यूनिट चेंज करते हो ना तो yi बीटा 2 टाइम्स उसका चेंज होता है। एंड यहाँ में देख भी सकते हैं दैट dy by dxi इज नथिंग बट बीटा 2। सो एब्सोल्यूट चेंज इन xi is like absolute change in yi is nothing but beta 2 times absolute change in xi, ठीक है। बट अब बात आती है कि हमने ये जो लॉग लीनियर मॉडल पढ़ा ये हमने पढ़ा क्यों और इसको हम कांस्टेंट इलास्टिसिटी मॉडल क्यों बोल रहे हैं, तो उसका देखते हैं। पहली बात तो ये जो बीटा 2 है लॉग लीनियर मॉडल में, लाइक थिंक अबाउट दिस, ठीक है, दिस टर्म, इसमें ये जो बीटा 2 है व्हाट इज दिस मेजरिंग? इट इज मेजरिंग इलास्टिसिटी ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब परसेंटेज इन y फॉर गिवन स्मॉल परसेंटेज इन x। अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि x वेरिएबल में 1% से बढ़ गया तो y
में कितना परसेंट चेंज आएगा. तो दिस इज समथिंग दैट बीटा टू मेजर्स. ओके, and elasticity का coefficient again you should know that it is nothing but percentage in y divided by percentage change in x. ठीक है, अगर तुम यहाँ पे let's say change in y को डेल्टा y से डिनोट करते हो तो percentage change in y क्या होएगा, change in y upon y कितना था, ठीक है, into 100. this is nothing but percentage change in y if you divide it by percentage change in x. ठीक है, so when you solve this comes out to be this. अब देखो, अगर ये चेंजेस एब्सोल्यूट चेंजेस है इनटू रेशियो ऑफ एक्स बाय वाई, अगर तुम इन एब्सोल्यूट चेंजेस को बहुत छोटा लेते हो तो दिस इज नथिंग बट इक्विवेलेंट टू डी वाई बाई डी एक्स. ओके, सो इलास्टिसिटी इज नथिंग बट स्लोप टाइम्स रेशियो ऑफ एक्स बाय वाई. ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी. अब बात आती है कि ये जो बीटा टू है, क्या ये इलास्टिसिटी कैसे मेजर कर रहा है. तो एक बात देखो, अगर मैं इस पूरे मॉडल को, लेट्स से इफ आई डिफरेंशिएट दिस मॉडल विद रिस्पेक्ट टू एल एन एक्स आई, ठीक है, इफ आई डिफरेंशिएट डी ln yi with respect to d ln xi, I get beta 2. एंड अगर देखा जाए तो दिस इज नथिंग बट कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी. क्यों, एक बार ये देखो दैट अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ, ठीक है, लेट्स से इस टर्म को मैं ऐसे लिख दूँ, डेल्टा y बाय y अपॉन डेल्टा x बाय x. दिस इज नथिंग बट डेरिवेटिव ऑफ ln y, ठीक है, डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ ln x. ओके, so yes, so beta 2 measures elasticity. and एक बात देखो, सिंस दे आर लीनियर इन पैरामीटर्स, तो अगर तुम इसको लॉगरिथम ग्राफ पे प्लॉट करोगे, जैसे मान लो अगर मुझे फंक्शनल फॉर्म पढ़नी होती है, जो मैंने स्टार्टिंग में फंक्शनल फॉर्म अज्यूम की थी एक्सपोनेंशियल उसमें, तो मैंने नॉर्मल एक्स और वाई लिए, यहाँ पे एक्स प्राइस, क्वांटिटी इज वाई, तो यू कैन सी दिस इज नॉट अ लीनियर फंक्शन. यही अगर मैं ln x और ln y स्पेस में कंसिडर करूँ, लॉगरिथम स्पेसेस में कंसिडर करूँ, तो दिस फंक्शन दैट ln y इज नथिंग बट बीटा 1 प्लस बीटा 2 ln xi. ठीक है, दिस इज लीनियर इन लॉगरिथम्स ऑफ एक्स एंड वाई. तो अगर मैं लॉगरिथम ऑफ एक्स एंड वाई के प्लेन में इसको प्लॉट करता हूँ, दिस इज अ लीनियर फंक्शन एंड यू कैन सी बीटा 2 इज कॉन्स्टेंट. तो आई कैन से देयर इज अ कॉन्स्टेंट इलास्टिसिटी इन दिस मॉडल. सो बीटा 2 जैसे यहाँ पे प्राइस ऑफ क्वांटिटी है, तो बीटा 2 मेजर्स प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. मतलब 1% चेंज इन प्राइस के उसमें क्वांटिटी कितने परसेंट चेंज करती है, दैट इज नथिंग बट बीटा 2%. ओके, सो अगेन यहाँ पे दिया हुआ है दैट इफ यू डिफरेंशिएट वाई स्टार विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट एक्स स्टार, दिस नथिंग बट गिव्स यू बीटा 2. एंड दिस इज नथिंग बट वाई स्टार को हमने क्या बोला था, ln y, एक्स स्टार को क्या बोला था, ln x. तो अगर तुम डिफरेंशिएट करोगे यू गेट दिस इज नथिंग बट कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी. ठीक है, सो इस मॉडल में, लॉग लीनियर मॉडल में, इलास्टिसिटी इज कॉन्स्टेंट थ्रू आउट, नो मैटर वॉट वैल्यू ऑफ एक्स इट इज कंप्यूटेड. तो इलास्टिसिटी थ्रू आउट द मॉडल, यू कैन सी इट्स अ लीनियर मॉडल. तो इलास्टिसिटी यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है, डजंट मैटर एक्स की तुम क्या वैल्यू लेते हो, इलास्टिसिटी इज कॉन्स्टेंट. दैट्स वाई वी कॉल दिस मॉडल एज कॉन्स्टेंट इलास्टिसिटी मॉडल. ठीक है, सो या, एंड ओके, देयर इज अ एग्जांपल इन दिस. लेट्स से logarithm of y hat is nothing but this plus 0.1258 ln xi, and this is these are the like standard errors. ठीक है, अगेन दिस इज नथिंग बट सैट स्कोर और फैमिली इनकम का. अब मैं लॉग लीनियर मॉडल एक फिट करने की कोशिश करूँ, एंड सिंस मैंने बता दिया कि लीनियर पैरामीटर्स है, तो मैं OLS टेक्निक का यूज़ करके ये एस्टिमेटर्स निकाल सकता हूँ. ठीक है, तो लेट्स से मैंने ये मॉडल फिट किया, मेरा बीटा 2 की वैल्यू आई 0.1258 एंड बीटा 1 की वैल्यू ये आई. इनका स्टैंडर्ड एरर ये है, टी स्टैटिस्टिक ये है, पी वैल्यू तुम देख सकते हो दोनों की बहुत ज़्यादा स्मॉल है. ठीक है, तो टी स्टैटिस्टिक अगर तुम खुद भी देखो ये बहुत ज़्यादा स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है. तो आई कैन से दैट बीटा 1 एंड बीटा 2 आर नॉट इक्वल्स टू 0. आर स्क्वायर अगर तुम इस मॉडल का देखोगे तो इट एक्सप्लेन्स 90.05% वेरिएशन इन डिपेंडेंट वेरिएबल. अच्छा, अब यहाँ पे एक बार नोटिस करना कि अब यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल में वाई आई नहीं है, यहाँ पे सैट स्कोर नहीं है, बल्कि उसका लॉगरिथम एक पार्ट है. डिपेंडेंट वेरिएबल में ये होता है, यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल वाई आई नहीं है, बट इट इज़ ln वाई आई. ठीक है, एंड जो वेरिएशन एक्सप्लेन कर रहा है वो एक्स आई नहीं कर रहा, ln एक्स आई कर रहा है. ठीक है, सो दैट्स द डिफरेंस. अब दे आर सेइंग ये जो बीटा 2 है, लेट्स से दिस इज क्लोज टू 0.13. सो दे आर सेइंग ए फैमिली इनकम इंक्रीजेज बाय 1%, द एवरेज मैथ सैट स्कोर ऑन एवरेज इंक्रीजेज बाय 0.13%. ठीक है, सो बीटा 2 एग्जैक्टली गिव्स यू द परसेंटेज चेंज इन वाई, कि अगर मैं एक्स को 1% से चेंज करता हूँ तो वाई में कितना परसेंट से चेंज होता है. ठीक है, तो दैट्स द इंटरप्रिटेशन ऑफ बीटा 2. एंड एक और चीज़ है कि अगर इलास्टिसिटी की एब्सोल्यूट वैल्यू 1 से कम होती है, वी कॉल दैट एज इन इलास्टिक. ग्रेटर दैन 1 होती है तो इलास्टिक, इक्वल्स टू 1 होती है तो यूनिटरी इलास्टिक. सो वी कैन कॉल सैट स्कोर इज इन इलास्टिक विद रिस्पेक्ट टू द एनुअल फैमिली इनकम.
So yes, elasticity is nothing but a measure of responsiveness. अब बात आती है कि ये जो लॉग लीनियर मॉडल है इसमें हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग कैसे करते हैं अगर सो बात ये है कि इसमें हाइपोथेसिस टेस्टिंग प्रोसीजर सेम ही रहता है अंटिल टिल द टाइम दिस अजम्पशन फॉलोज कि एरर टर्म में ही नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. तो ये जो रिग्रेशन कोफिशिएंट्स है में बीटा 1 और बीटा 2 दिस इज नथिंग बट तुम टी टेस्टिंग प्रोसीजर सेम अप्लाई कर सकते हो हाइपोथेसिस टेस्ट करने के लिए. तो इवन यहाँ पे भी तुम देख सकते हो जो बीटा 1 और बीटा 2 का टी स्टैटिस्टिक है दे आर स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट. तो मतलब दे आर डिफरेंट फ्रॉम जीरो. ओके एंड यस सो बट अब बात आती है कि विच मॉडल टू चूज़. ऑफकोर्स हमने एक लीनियर मॉडल पढ़ा सैट स्कोर में और वही सैट स्कोर फैमिली इनकम का हमने एक लॉग लीनियर मॉडल पढ़ा. तो बात आती है इन दोनों मॉडल्स में से अच्छा कौन है. क्या मैं इनका आर स्क्वायर कंपेयर कर सकता हूँ. मैं कहता हूँ बिल्कुल भी नहीं. क्यों. अगेन आर स्क्वायर कंपेयर करने के लिए पहली रिक्वायरमेंट ये है कि जो तुम्हारा डिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए वो दोनों मॉडल्स में सेम फॉर्म में होना चाहिए. जबकि पहले लीनियर फॉर्म में दिस वॉज नथिंग बट दिस xi and logarithmic उसमें this was nothing but this ln xi. इन दोनों में डिपेंडेंट वेरिएबल तुम नहीं कह सकते कि ओ yi सेम है. नहीं, इसमें लोगारिथमिक ऑफ y है. इसमें सिर्फ उसका एब्सोल्यूट वो है. इसमें उसकी लोगारिथमिक वैल्यू है. तो डिपेंडेंट वेरिएबल इज नॉट सेम इन दीज मॉडल्स. सो आई कैन नॉट कंपेयर आर स्क्वायर. ठीक है. बट देन हाउ डू आई डिसाइड कि कौन सा मॉडल मुझे फिट करना चाहिए सैट स्कोर और एनुअल फैमिली इनकम के लिए. अब ये बात आती है कि हाउ डू यू चूज़ अ फंक्शनल फॉर्म. तुम्हें कैसे पता लगता है रिग्रेशन एनालिसिस करने से पहले कि मुझे एक लीनियर मॉडल फिट करना है, मुझे एक लॉग लीनियर मॉडल फिट करना है, सेमी लॉग मॉडल फिट करना है. द पॉइंट इज कि अगर तुम्हें जो रॉ डेटा तुम्हें दिया हुआ है अगर तुम उसका एक उनको प्लॉट करो एक स्कैटरग्राम पे, तो अगर वो लीनियर है इफ अगर तुमने लेट्स से डेटा प्लॉट किया एंड यू कैन सी आई कैन फिट अ स्ट्रेट लाइन थ्रू दिस, तो यू शुड यूज द लीनियर रिग्रेशन मॉडल. बट अगर तुम्हें दिख रहा है जो तुमने डेटा प्लॉट किया लेट्स से ये नॉन लीनियर है. ठीक है. अब यहाँ पे तुम कितनी भी कोशिश कर लो तुम एक स्ट्रेट लाइन फिट नहीं कर सकते. लेट्स से दिस इज समथिंग दिस. अब दिस इज अ नॉन लीनियर. यहाँ पे कर्व भी फिट होएगा राइट. तो अदर थिंग इज अब यहाँ पे तुम लीनियर रिग्रेशन मॉडल तो नहीं यूज कर सकते. तो फिर क्या करें. तो लॉग एक्स और लॉग वाई को प्लॉट करके देखो. क्या पता वो एक स्ट्रेट लाइन तुम उसमें स्ट्रेट लाइन फिट कर सकते हो एल एन एक्स और एल एन वाई स्पेस में. ठीक है. एक्स और वाई में बात नहीं बन रही तो एल एन एक्स और एल एन वाई में करके देखो. अगर तुम इसमें स्ट्रेट लाइन फिट कर सकते हो देन दिस शोज देयर इज अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन लॉग एक्स एंड लॉग वाई. सो यू कैन फिट लॉग लीनियर मॉडल्स इन दिस. सो इट इज़ नथिंग अबाउट वी आर स्टडिंग अबाउट डिफरेंट मॉडल्स कि जैसे अभी इसके लिए हमने पढ़ा था कि अगर हमें कॉन्स्टेंट इलास्टिसिटी मॉडल चाहिए, अगर हमें इलास्टिसिटी जाननी है तो इससे हम रेडिली कंप्यूट कर सकते हैं जबकि पहले वाले मॉडल से हम नहीं कर सकते. ठीक है. एंड अच्छा अब पहले वाले मॉडल में बात क्या थी. अब जैसे इलास्टिसिटी का फॉर्म क्या था dy बाई डी एक्स इंटू एक्स बाई वाई. अगर तुम पहला लीनियर फंक्शन देखो विच वॉज नथिंग बट वाई आई हैट इज नथिंग बट स्मॉल बीटा 1 प्लस बीटा 2 एक्स आई. इसका स्लोप तो मुझे पता है बीटा 2 है तो इसकी भी तो इलास्टिसिटी मैं निकाल सकता हूँ बाय मल्टीप्लाइंग एक्स बाय वाई. तो अब बात यही है इस मॉडल में भी तुम इलास्टिसिटी निकाल सकते हो बट ये इलास्टिसिटी तुम्हें फिर हर एक्स और वाई की वैल्यूज़ के लिए अलग अलग निकालनी पड़ेगी. अगर मान लो तुम्हारे पास 10 ऑब्जर्वेशन है तो तुम्हारे पास 10 इलास्टिसिटीज़ आएंगी इस मॉडल में. तो इसलिए हम इन मॉडल्स में अगर तुम्हें इलास्टिसिटी निकालनी होती है लेट्स से लीनियर लीनियर रिग्रेशन मॉडल में अगर तुम्हें इलास्टिसिटी निकालनी होती है तो यू टेक इलास्टिसिटी ऑन द एवरेज वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई. तो that is known as average elasticity. कि rather than taking all 10 values of x and y, you just take the mean and calculate the elasticity. But ऐसा log linear model में नहीं है. ये 10 अलग elasticities नहीं देता. It gives you constant elasticity. Okay. Also, we also cannot choice solely between R square basis. मैंने पहले बता दिया R square के basis पे हम क्यों नहीं चॉइस कर सकते क्योंकि अगेन उन दोनों का डिपेंडेंट वेरिएबल ही सेम नहीं है. एक का y i है एक का ln y i है. they both are different. Okay. So for a linear model LIV linear in variables slope is constant but elasticity is variable. हमने देख लिया slope constant है बीटा 2 but elasticity is nothing but बीटा 2 into x by y. x और y की अलग अलग वैल्यूज के लिए elasticity variable है but log linear मॉडल में elasticity constant है slope coefficient variable है. ठीक है. सो चूजिंग वन रिक्वायर्स सम जजमेंट. कैसा जजमेंट कि हो सकता है और वैसे अगर तुम किसी एक के साथ भी जाओगे इट्स अ वेरी एक्सट्रीम केस क्योंकि हो सकता है कुछ सिचुएशंस में किसी एक छोटे सेगमेंट में इलास्टिसिटी कांस्टेंट हो दो वेरिएबल्स की फिर उसके बाद इलास्टिसिटी वेरिएबल हो तो इट कैन डेविएट. ओके. सो बात आती है मल्टीपल लॉग लीनियर मॉडल्स. अगेन हमने सिंगल लॉग लीनियर मॉडल देख लिया कि अगर एक एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल में लॉग टर्म में डिपेंडेंट वेरिएबल भी लॉग टर्म में. अब अगर मल्टीपल लॉग लीनियर मॉडल देखने हैं तो इट्स लाइक कि अब तुम बाकी जो एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स ऐड कर रहे हो. पहले मैं लेट्स से फॉरगेट अबाउट दिस. पहले मेरा मॉडल बस इतना था. ठीक है. अब आई एम एडिंग वन मोर एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल विच इज x3. अगर मैं उसको भी लॉग टर्म्स में ऐड करता हूँ तो दिस इज नथिंग बट मल्टीपल लॉग लीनियर मॉडल.
अब यहाँ पे जो बीटा 2 और बीटा 3 है अभी भी ये इलास्टिसिटी कोफिशिएंट्स ही है, बट नाउ दे आर पार्शियल इलास्टिसिटी कोफिशिएंट्स। मतलब अगर मैं बीटा 2 को सिर्फ इंटरप्रेट करके बताऊँ तो दे आर सेइंग how much yi, in percentage terms, how much percentage change in yi occurs with respect to percentage change in x2 keeping x3 constant। मतलब अगर मैं x2 को 1% से बढ़ाऊँ, ठीक है, x2 को 1% से बढ़ाऊँ keeping x3 constant, तो yi कितने परसेंट से बढ़ता है? that is nothing but beta 2। so they give the partial elasticity coefficients। okay, इसको तुम partially differentiate कर सकते हो ln by i को respect to ln x2i, दिस नथिंग गिव्स यू बीटा 2। ठीक है, अब अगेन फिर तुम इसमें चेन रूल लगा के यू कैन गेट द कांस्टेंट ऑफ इलास्टिसिटी वाला फॉर्मूला। अब जैसे कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन है, मान लो हमारे पास प्रोडक्शन डेटा दिया, हमें लेबर दिया हुआ है, हमें कैपिटल, ठीक है, उनकी वैल्यूज़ दी हुई है, हमें हर लेबर और कैपिटल की वैल्यूज़ के लिए आउटपुट भी दिया हुआ है। अगर मुझे इसमें रिग्रेशन फिट करना है, अब दिस इज़ ना एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, अब सीधी बात है, जैसे जब तक ये दो वेरिएबल्स थे तब तक तो मैं ln x और ln y की स्पेस में इसको प्लॉट कर सकता था, बट नाउ दैट दे आर मल्टीपल लॉग लीनियर मॉडल्स, तो अब मैं इसको प्लॉट भी नहीं कर सकता। सो द थिंग इज, अब इस वेरिएबल को लेट्स से अगर मुझे कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ना है विच कम्स फ्रॉम द माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी, ठीक है, अगर मैं इसका लॉग ले लूँ दोनों साइड, सो दिस टर्न्स आउट टू बी दिस। ठीक है, ln y इज इक्वल्स टू ln a प्लस बीटा 2 टाइम्स ln x2 प्लस बीटा 3 टाइम्स ln x3। दिस इज नथिंग बट मल्टीपल लॉग लीनियर मॉडल। अब अगर मैं इसको एस्टिमेट करना चाहूँ, जैसे बुक ने किया हुआ है, एक डेटा उन्होंने लिया था, तो दे हैव एस्टिमेटेड ln a की वैल्यू ये है, बीटा 2 की वैल्यू ये है, बीटा 3 की वैल्यू ये है, और जहाँ पे x2t लेबर है, x3t कैपिटल है, उसके स्टैंडर्ड एरर्स दे रखे हैं, टी वैल्यू दे रखी है, पी वैल्यू दे रखी है, आर स्क्वायर भी तुम्हें दे रखा है कि 99.5% ऑफ द variation in ln y, again 99.5% of the variation in ln y is explained by ln x2 and ln x3, not y में variation is explained by x2 and x3। we are seeing ln y में जो variation है that is explained by x2 and x3। okay, अगेन एफ वैल्यू भी दे रखी है, एफ वैल्यू तुम देख सकते हो बहुत ही सिग्निफिकेंट लार्ज है, तो एनोवर टेस्ट के बेसिस पे हम क्या कह सकते हैं कि जब x2 और x3 जॉइंटली ln x2 और ln x3 जॉइंटली इम्पैक्ट करते हैं ln y को। ओके, अगेन और रिटर्न्स टू स्केल कैसे, अच्छा जैसे कॉब डगलस फंक्शन में हमने पढ़ा था ना कि अगर हम दोनों इनपुट्स को डबल कर दे तो हमारा वाई आउटपुट डबल होता है, डबल से कम होता है या डबल से ज़्यादा होता है। दैट हाउ डिड वी नो दैट? जब हम इनकी पावर्स को ऐड करते थे, इनकी पावर्स को ऐड करके हमें क्या पता चलता था? रिटर्न्स टू स्केल। अब सिंस मैंने दोनों साइड का लॉग ले लिया, पावर्स यहाँ पे आ गई, एंड दिस इज समथिंग दैट आई कैन एस्टिमेट, क्योंकि अब जो मेरा मॉडल है दैट इज लीनियर इन पैरामीटर्स, आई कैन यूज द OLS टेक्निक टू गेट द ब्लू एस्टिमेटर्स। तो बीटा 2 बीटा 3 का एस्टिमेट मुझ पे आ गया। ठीक है, अब अगर मैं इन दोनों एस्टिमेट्स को ऐड कर दूँ, अगर तुम देखो दिस इज नथिंग बट ग्रेटर दैन 1। ठीक है, अब इसका इंटरप्रिटेशन भी मैं बता देता हूँ। जैसे इसको मैं थोड़े टाइम के लिए क्लोज टू 0.34 मान लेता हूँ, एंड दिस इज नथिंग बट क्लोज टू 0.85। तो आई कैन से दैट इफ आई चेंज कैपिटल, दैट इफ आई चेंज इंक्रीज कैपिटल बाय 1% कीपिंग लेबर कॉन्स्टेंट, देन माई आउटपुट इंक्रीजेज बाय 0.85%। वैसे ही इसका इंटरप्रिटेशन क्या है? इफ आई इंक्रीज लेबर बाय 1% कीपिंग माई कैपिटल कॉन्स्टेंट, देन माई आउटपुट इंक्रीजेज बाय 0.34%। ठीक है, अब अगर मैं इन दो बीटा 2 और बीटा 3 ये जो लेबर लाइक जो पार्शियल इलास्टिसिटी कोफिशिएंट्स है लेबर और कैपिटल के, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूँ तो आई गेट द रिटर्न्स टू स्केल। तो कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल क्या होता है? जब बीटा 2 और बीटा 3 लाइक लेबर दोनों पार्शियल इलास्टिसिटी कोफिशिएंट्स अगर इनकी वैल्यू 1 आ गई तो दे आर जस्ट सेइंग कि अगर तुम इन दोनों इनपुट्स को डबल करोगे तो तुम्हारा आउटपुट भी डबल हो जाएगा। इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, इट्स लाइक इफ यू डबल द इनपुट्स योर आउटपुट विल इंक्रीज मोर दैन द डबल अमाउंट। ओके, डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल मतलब अगर तुम आउटपुट्स को दुगना करते हो तो जो तुम्हारा जब तुम इनपुट्स को दुगना करते हो तो तुम्हारा आउटपुट दुगने से कम बढ़ता है। सो दैट्स वॉट इट मीन्स। अगर तुम इनको ऐड करोगे दिस इज नथिंग बट ग्रेटर दैन 1 आएगा, तो दिस केस इज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। सो यस, सो अब बात आती है हाउ टू मेजर ग्रोथ रेट। अब हमने लॉग लीनियर मॉडल्स तो पढ़ लिए, लॉग लीनियर मॉडल्स और वी कैन से कांस्टेंट इलास्टिसिटी मॉडल्स। ठीक है, अब बात आती है हाउ टू मेजर ग्रोथ रेट। ठीक है, इसके लिए हम सेमी लॉग मॉडल यूज़ करते हैं। अब सेमी लॉग का मतलब क्या होता है? जैसे लॉग लीनियर मॉडल्स में हमारा जो डिपेंडेंट वेरिएबल था yi और एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल xi, ये दोनों ln लॉग फॉर्मेट में अपीयर हुए थे मेरे मॉडल में, बट सेमी लॉग मॉडल में सिर्फ एक ही
एक ही वेरिएबल लॉग में अपीयर होता है। जैसे हो सकता है कि सिर्फ वाई आई लॉग में अपीयर हो, एक्स आई एज इट इज़ हो, या एक्स आई लॉग में अपीयर हो, वाई आई एज इट इज़ हो। तो देखते हैं, ठीक है। अब क्यों पढ़ना है हमें सेमी लॉग मॉडल? अगेन, अगर मुझे प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट पढ़ना है जीडीपी का, अगर मुझे फेडरल बैंक या एक सेंट्रल बैंक को पढ़ना है कि कंज्यूमर क्रेडिट का जो ग्रोथ है, लाइक आउटसाइड कंज्यूमर क्रेडिट आउटस्टैंडिंग का जो ग्रोथ रेट है वो कैसा चल रहा है, अगर एक सेंट्रल बैंक को वो पढ़ना है, तो दे कैन यूज़ अ ग्रोथ मॉडल। ग्रोथ मॉडल कैसे टर्म्स में? जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमें पता है, ठीक है। जैसे लेट्स से ईयर नॉट, जैसे एकदम इनिशियल पे अगर मेरी कोई वैल्यू रहती है, मैं कहता हूँ अगर ये आर परसेंटेज से बढ़ रही है हर साल, ठीक है, कंपाउंड हो रही है, तो हाउ आई कैन से कि फर्स्ट ईयर में इसकी क्या वैल्यू होगी, दिस वुड बी नथिंग बट 1 + r टाइम्स, ठीक है, मतलब खुद एंड प्लस द r% ऑफ दिस वैल्यू। फिर सेकंड ईयर में दिस इज नथिंग बट 1 + r का होल स्क्वायर। ऐसे करते करते टी ईयर्स में कितनी वैल्यू होगी एक उसकी, ठीक है। सो दिस इज अ कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूला, ये हमने पढ़ा होगा MME 1 में, MME 1, ओके। सो अगर तुम अब दे आर सेइंग, अगर तुम अब इस चीज़ का लॉग लेते हो, टेक द लॉग, वाई नॉट मेरा कांस्टेंट है, ठीक है, रेट ऑफ ग्रोथ, लेट्स से मुझे अभी नहीं पता, बट दिस इज अ कांस्टेंट टर्म, ओके, रेट ऑफ ग्रोथ इज अ कांस्टेंट टर्म, मुझे नहीं पता, इट इज़ अ कांस्टेंट टर्म। तो मैं मेजर क्या करूँ, जैसे जैसे मेरा टाइम बढ़ता है, मैं आउटपुट या ये जो मेरा जो भी वैल्यू है ये कैसे बढ़ती है, राइट। तो अगर मैं लॉग लूँगा तो अब तुम देख सकते हो वाई टी, इट कम्स इन द लॉग टर्म, whereas t, दिस इज माई एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल, ठीक है, टाइम इज माई एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल। और जबकि वाई नॉट कॉन्स्टेंट है तो दिस होल टर्म इज अ कॉन्स्टेंट, आई कैन लेबल इट एज β1। इवन रेट ऑफ ग्रोथ में a constant, I can label it as β2, this whole term. So this functional forms becomes this, okay. अब since तुम्हें मॉडल करना है इसको, add a error term to it, okay. अब इंटरप्रेट कैसे करें? लेट्स से यहाँ पे है यूएस पॉपुलेशन लॉग टर्म्स में, और यहाँ पे टाइम वेरिएबल है, ठीक है, और तुम्हें दोनों β1 और β2 का टी स्टैटिस्टिक भी दे रखा है, आर स्क्वायर भी दे रखा है। अब β2 0.0107 है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ऑन एन एवरेज यूएस पॉपुलेशन हैज़ बीन इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 1.07% पर ईयर। अब तुम देखो यहाँ पे जो ईयर है ये एब्सोल्यूट टर्म्स में है, ये रिलेटिव टर्म्स में नहीं है। अगर जैसे मैं कहता हूँ ln/t इज नथिंग बट β1 + β2 xt, अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ, दिस इज नथिंग बट dy/y इंटू β2 dx। अगर तुम इसको नीचे लेके आते हो तो दिस कम्स आउट टू बी dy/y डिवाइडेड बाय y by dx इज नथिंग बट β2। मतलब फॉर द एब्सोल्यूट चेंज इन x वेरिएबल, how much relative change appears in the y variable. So it is not measuring relative change in both of them, rather they are saying कि per year, मतलब per year मतलब अगर तुम अगर तुम टाइम पीरियड 1 से बढ़ाते हो तो यूएस पॉपुलेशन का परसेंटेज ग्रोथ कितना है, एब्सोल्यूट नहीं, परसेंटेज ग्रोथ कितना, विच इज़ नथिंग बट अगर तुम β2 को 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई करना, यू कैन इवन सी दैट दिस इज नथिंग बट Δy/, दिस इज नथिंग बट β2 × t, ठीक है। अगर तुम्हें परसेंटेज टर्म्स y की उसमें चाहिए तो इसको यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे भी 100 से मल्टीप्लाई करो, तो फॉर 1 ईयर चेंज इन 1 ईयर चेंज इन टाइम, सो β2 × 100% से मेरी पॉपुलेशन चेंज होती है। सो दिस इज माई β2, इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो दिस कम्स आउट टू बी 1.07% से मेरी यूएस की पॉपुलेशन बढ़ती है हर साल, ठीक है। सो दिस इज अ इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रोथ मॉडल, कि जहाँ पे मेरा वाई टी टर्म, मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल टर्म लॉग की टर्म में था सिर्फ, और देखा जाए एक्सप्लेनेटरी टर्म जो मेरा था टी टाइम, ये लीनियर फॉर्मेट में था। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं दैट दिस इज लॉग लिन मॉडल, कि डिपेंडेंट वेरिएबल लॉग टर्म में, एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल लीनियर टर्म में, ठीक है। अब स्लोप कोफिशिएंट मेजर्स रिलेटिव चेंज इन y फॉर गिवन एब्सोल्यूट चेंज इन एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल। जैसे लॉग लीनियर मॉडल में क्या था या डबल लॉग मॉडल में क्या था, वो जो कोफिशिएंट था वो मेरा रिलेटिव चेंज इन y मेजर कर रहा था फॉर रिलेटिव चेंज इन x, बट यहाँ पे सेमी लॉग मॉडल में क्या है, रिलेटिव चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू एब्सोल्यूट चेंज इन एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल, ठीक है। सो अगेन β2 का मैंने बता दिया, अगर तुम डिफरेंशिएट करोगे तो दिस गिव्स यू दिस रिलेटिव चेंज इन y डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट चेंज इन टाइम वेरिएबल, ठीक है। सो मल्टीप्लाई द रिलेटिव चेंज बाय 100 टू गेट द परसेंटेज चेंज, ओके। सो अब बात आती है इंस्टेंटेनियस और कंपाउंड रेट ऑफ ग्रोथ में फ़र्क क्या होता है। अब जैसे हमने जो ये मॉडल एस्टिमेट किया यूएस ग्रोथ का, जैसे ठीक है, दिस वाज माई β1, दिस वाज माई स्मॉल β2, और मैंने ऊपर लिखा था स्मॉल β2 इज नथिंग बट द एस्टिमेट ऑफ कैपिटल β2, और कैपिटल β2 को क्या मैंने बोला था, दिस इज कॉन्स्टेंट, ठीक है, ln 1 + r।
अगर तुम इफ़ यू सब्सटीट्यूट बीटा टू एंड दिस यू कीप्स हेयर ओनली, एंड अगर तुम यहाँ से लॉग दूसरी साइड लेके जाते हो तो एक्सपोनेंशियल की पावर में बीटा टू चले जाता है, आर इज नथिंग बट एक्सपोनेंशियल पावर बीटा टू -1, और अगर तुम स्मॉल बीटा टू की वैल्यू रखते हो 0.0107, तो रेट ऑफ ग्रोथ कम्स आउट टू बी दिस 0.010757. तो दे आर सेइंग हर साल यूएस पॉपुलेशन इंक्रीज होती है 1.075% से, ठीक है। अब तुम कहोगे राघव तूने अभी तो ऊपर बोला कि पर ईयर इंक्रीज होता है 1.07% से, अब तू कह रहा है इंक्रीज होता है 1.075% से, ऐसा क्यों? तो बात यह है कि जब हम कैलकुलस पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं ये जो हमने निकाला है ना, ये डेरिवेटिव, दिस इज़ नथिंग बट ये जो लाइक व्हाट आई एम सेइंग, ये जो हम डेरिवेटिव कंसीडर कर रहे हैं ना, दिस इज़ फॉर वेरी स्मॉल चेंज इन टाइम। एक साल तो एक बहुत बड़ा टाइम पीरियड हो गया। दिस इज़ लाइक इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। लाइक अगर हम स्लोप भी निकालते हैं तो हम बस एक पॉइंट पे हम लाइक ये जो हम चेंज पढ़ते हैं बहुत छोटा चेंज होता है, ठीक है। सो दैट्स व्हाट दे आर सेइंग, ये जो रेट ऑफ ग्रोथ है ना, दिस इज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, लेट्स से एक साल के टाइम पीरियड में, और जो बीटा टू है दैट इज एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, कि एट दैट इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज क्या है। सो आई होप यू नो द डिफरेंस बिटवीन इंस्टेंटेनियस एंड कंपाउंड growth rate. So R is nothing but the compound growth rate, beta 2 is nothing but the instantaneous growth rate. अब एक आता है लीनियर ट्रेंड मॉडल। अब जैसे हमने देखा कि हमने इसको टाइम के उसमें रिग्रेस किया, कुछ लोग y को लाइक दे रिग्रेस बाय डिपेंडेंट वेरिएबल ऑन टाइम इटसेल्फ, ठीक है। तो दिस इज नथिंग बट द ट्रेंड लीनियर ट्रेंड मॉडल, और यहाँ पे टी होता है हमारा ट्रेंड वेरिएबल, दैट इज टाइम, कि मैं एक डिपेंडेंट वेरिएबल को टाइम के रिस्पेक्ट में पढ़ना चाहता हूँ, ठीक है। अब जैसे यूएस पॉपुलेशन का यहाँ पे अब यहाँ से लॉग हटा दिया इन लोगों ने, ठीक है। अब जैसे मैं सिर्फ यूएस पॉपुलेशन को टाइम के रिस्पेक्ट में पढ़ना चाहता हूँ, तो अब यहाँ पे बीटा 1 और बीटा 2 की इंटरप्रिटेशन सेम है जो मैं लीनियर रिग्रेशन मॉडल्स पे देता हूँ, कि अगर एक साल के टाइम पीरियड में यूएस पॉपुलेशन इतने उससे बढ़ती है, इतने मिलियन से, या जो भी मेजरमेंट ऑफ आपका यूनिट है उससे बढ़ती है, ठीक है। एंड देन नथिंग बट द टी स्टैटिस्टिक, और तुम देख सकते हो बहुत बड़ी वैल्यूज है, तो पी वैल्यू वुड बी एक्सट्रीमली स्मॉल, तो वी कैन कंक्लूड दैट दे आर स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट। आर स्क्वायर भी तुम देख सकते हो, दिस इज नथिंग बट 99.43% ऑफ द वेरिएशन इन यूएस पॉपुलेशन इज एक्सप्लेन्ड ओनली बाय द टाइम, ठीक है, और बाय माई मॉडल, ओके। अब आता है लिन लॉग मॉडल। हमने जो सेमी लॉग मॉडल पढ़ा था वो क्या था, वो था लॉग लिन मॉडल, कि मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल लॉग टर्म में अपीयर हो रहा था और एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल लीनियर टर्म में। अब उल्टा कर देते हैं, अब डिपेंडेंट वेरिएबल मेरा वाई उसमें ही अपीयर होएगा, बट जो एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल है एक्स वो लॉग टर्म्स में अपीयर होएगा। तो दैट्स व्हाट दे आर सेइंग, ठीक है। लॉग अगेन ग्रोथ मॉडल में क्या था, डिपेंडेंट वेरिएबल लॉग फॉर्म में था, एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल लीनियर फॉर्म में। अब यहाँ पे उल्टा कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल लीनियर फॉर्म में, एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल लॉग फॉर्म में। जैसे इन्होंने ये एक दे रखा है दैट वाई इज नथिंग बट एक्सपेंडिचर ऑन सर्विसेज, एक्स इज नथिंग बट टोटल पर्सनल कंजम्पशन। तो अब अगर इसमें तुम्हें बीटा 2 इंटरप्रेट करना है तो कैसे करोगे, एक बार डेरिवेटिव लेके देखो, दिस इज नथिंग बट डी ऑफ वाई टी विद रिस्पेक्ट टू डी ऑफ एल एन टी, एल एन एक्स टी इज नथिंग बट बीटा 2। अब तुम देख सकते हो ये मेजर कर रहा है एब्सोल्यूट चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू रिलेटिव चेंज इन एक्स। सेमी लॉग मॉडल क्या कर रहा था, इट वॉज मेजरिंग रिलेटिव चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एब्सोल्यूट चेंज इन एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल एक्स या टी, जो भी लो तुम, ठीक है। सो अब यही डिफरेंस है कि यहाँ पे अब लॉग में एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल पे आ गया, ठीक है। अब जैसे सेमी लॉग मॉडल में मुझे इसको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा था टू स्टडी द परसेंटेज चेंज इन वाई। अब यहाँ पे मुझे डिवाइड करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि एक बात देखो, दिस इज नथिंग बट डेल्टा वाई इज नथिंग बट बीटा 2 टाइम्स डेल्टा एक्स बाय एक्स। तो अगर मैं कहता हूँ एक्स दिस इज नथिंग बट 0.01, तो इन परसेंटेज टर्म्स ये वैल्यू क्या हुई परसेंटेज टर्म में, अगर तुम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, दिस इज नथिंग बट 1%, ठीक है। सो दैट्स वाई यू हैव टू डिवाइड बाई बीटा 2 बाई 100 इन दिस। अगर तुम लिन लॉग मॉडल पढ़ते हो, लॉग लिन में मल्टीप्लाई करना था, अगर मैं एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल लॉग टर्म में, तो मैं यहाँ पे डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे दे रखा है कि वाई इज नथिंग बट एक्सपेंडिचर ऑन सर्विसेज, एक्स इज नथिंग बट टोटल पर्सनल कंजम्पशन। तो अब ये जो इसका ये वेरिएबल है, ठीक है, दिस इज नथिंग बट बीटा 2 क्या है मेरा 1844.22, ओके। सो यस, मतलब तुम इसको ऐसे देख सकते हो, दिस इज नथिंग बट बीटा 2 टाइम्स एक्स। अगर तुम यहाँ पे 100 मल्टीप्लाई कर 100 से डिवाइड भी कर दो, तो दिस गिव्स यू अ परसेंटेज 1% चेंज इन एक्स अमाउंट्स टू बीटा 2 डिवाइड बाय 100 एब्सोल्यूट चेंज इन वाई,
तो जैसे इसमें है कि अगर टोटल पर्सनल कंजम्पशन 1% से बढ़ती है तो मेरा एक्सपेंडिचर ऑन सर्विस दिस इज नथिंग बट बीटा 2 क्या था 1844.22, इसको 100 से डिवाइड करो तो अगर मेरा टोटल पर्सनल कंजम्पशन 1% से बढ़ता है तो मेरा एक्सपेंडिचर ऑन सर्विसेज बढ़ता है $18.44 बिलियन से, ठीक है, बिलियन डॉलर से। अगेन मैंने इसमें अब 100 से डिवाइड किया है और तुम ये कैलकुलस से देख सकते हो, ठीक है। डेल्टा एक्स बाई एक्स, पहले सेमी लॉग मॉडल में क्या था कि मुझे ये जो था ना इसमें मैं यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर रहा था तो मुझे यहाँ पे भी करना पड़ा था। वैसे ही अब रिलेटिव चेंज में एक्स में मेजर कर रहा हूँ तो इसलिए मुझे डिवाइड करना पड़ रहा है यहाँ पे। सो अगेन बीटा 2 इज नथिंग बट एब्सोल्यूट चेंज इन वाई डिवाइड बाय एब्सोल्यूट चेंज इन एक्स, ओके। So yes, this you can get. So they are saying if aggregate personal expenditure increases by 1%, average expenditure on services increase by $18.44 billion. Okay, divide the estimate and the slope coefficient by 100. Okay. अब बात आती है रेसिप्रोकल मॉडल्स पे। अभी तक हमने क्या पढ़ा, डबल लॉग मॉडल पढ़ा, लॉग लीनियर, सेमी लॉग पढ़ा, लिन लॉग पढ़ा, और इसको हम लॉग लिन भी कह सकते हैं सेमी लॉग वाले को, ठीक है। अब बात आती है रेसिप्रोकल मॉडल्स पे क्या है, अगर वाई आई मेरा इन्वर्सली रिलेटेड है एक्स आई से तो आई कैन कॉल इट अ रेसिप्रोकल मॉडल, ओके। सो इसमें इन्वर्स रिलेशनशिप दर्शाता है और पहले के 3 मॉडल्स में एक लॉगरिथमिक रिलेशनशिप थी, ठीक है। इसमें क्या है, इन्वर्स रिलेशनशिप है कि वाई आई को मैं ऐसे लिख सकता हूँ बीटा 1 प्लस बीटा 2 1 बाई एक्स आई। अभी भी तुम देखो ये मॉडल, सारे मॉडल्स अभी तक में लीनियर इन पैरामीटर्स है, तो मतलब अभी भी आई कैन यूज माई रिग्रेशन एनालिसिस ऑफ दिस मेथड ऑफ OLS टू एस्टिमेट दीज पैरामीटर्स। मुझे मेन बात यह है कि पैरामीटर्स लीनियर होने चाहिए, ठीक है। नाउ दिस इज अ रेसिप्रोकल मॉडल, ठीक है। अब तुम अगर डेरिवेट करोगे डेल्टा वाई आई डिवाइड बाई डेल्टा एक्स आई तो यू विल गेट नथिंग बट बीटा 2 एक्स आई का होल स्क्वायर। तो अब यहाँ पे तुम स्लोप देख सकते हो, इट इज़ नॉट कॉन्स्टेंट, ठीक है। और कुछ डायग्राम्स भी बनाए हैं कि अगर बीटा 1 और बीटा 2 0 है तो दिस वुड बी द ग्राफ। और तुम देख सकते हो एक चीज़ है यहाँ पे नोट करने वाली कि अगर जैसे मान लो तुम एक्स आई को इन्फिनिटी तक टेंड कर दो तो इफ एक्स आई टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है, और अगर मैं इसको 1 डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी तो दिस वुड बी अ वेरी स्मॉल नंबर क्लोज टू 0, राइट। अगर एक्स आई इन्फिनिटी को टेंड करेगा, ठीक है, तो वाई आई में किसको टेंड करेगा, ये तो क्लोज टू 0 को टेंड करेगा, तो दिस पूरी टर्म विल टेंड्स टू 0, तो वाई आई किसको टेंड करेगा, बीटा 1 को। तो दैट्स व्हाट दे आर सेइंग, इफ बीटा 1 एंड बीटा 2 आर इक्वल्स टू 0 एंड तुम देख सकते हो अगर तुम डिफरेंशिएट करो नेगेटिव स्लोप आएगी एंड दिस इज कॉन्वेक्स फंक्शन, तुम्हें ऐसा लग रहा होगा एंड लग क्या होगा, है भी, ठीक है। सो दिस इसकी लिमिटिंग वैल्यू बीटा 1 है, तो अगर तुम देख सकते हो ये एसिम्प्टोटिकली अप्रोच करता है बीटा 1 को, ठीक है। और वैसे ही अगर मान लो बीटा 2 लेस देन 0 है तो इट विल हैव अ पॉजिटिव स्लोप, इसका ये यहाँ पे वुड बी द इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है। एंड अगेन दिस अप्रोचेस द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ बीटा 1 ऊपर से। एंड अगर मान लो बीटा 1 ही नेगेटिव है तो 0 के नीचे लाया करेगा बीटा 1। अगर नेगेटिव स्लोप है, बीटा 2 पॉजिटिव है, नेगेटिव स्लोप है, तो अब जो बीटा 1 आएगा दिस वुड लाई बिलो द ओरिजिन। अब ये बात आती है कि अब ये रेसिप्रोकल मॉडल कहाँ यूज़ होता है। चलो ऊपर तो मैंने ग्रोथ रेट पढ़ लिया और सैट्स को एनुअल फैमिली इनकम पढ़ ली, अब इसकी भी अलग अलग यूजेस है। जैसे मान लो ये जो ग्राफ है ये हम एवरेज फिक्स कॉस्ट को स्टडी करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं एवरेज फिक्स कॉस्ट का मॉडल स्टडी करना है वी कैन यूज़ अ रेसिप्रोकल रिग्रेशन मॉडल। अगर हमें एंजल एक्सपेंडिचर कर्व स्टडी करना है, ठीक है, तो वी कैन यूज़ दिस मॉडल। अगर हमें फिलिप्स कर्व को स्टडी करना है, फिलिप्स कर्व वाज नथिंग बट अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन के बीच जो रिलेशनशिप बताता है, वी कैन अगेन, तुमने देखा होगा उनमें इन्वर्स रिलेशनशिप थी, ठीक है। सो रेसिप्रोकल मॉडल्स में इन माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी और मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स को स्टडी करने में यूज़ हो सकता है। दिस इज नथिंग बट नॉन लीनियर एक्स, ठीक है, एंटर्स मॉडल इन्वर्सली रेसिप्रोकली, ठीक है। अब लोगैरिथमिक टर्म में ये एंटर नहीं कर रहा बल्कि इन्वर्सली एंटर कर रहा है मॉडल में, ठीक है। And they are saying as x increases infinitely, the term 1 by x approaches close to 0 and y approaches limiting or asymptotically value of beta 1. Again I told you. अब अगेन जो अब तुम देखोगे ये जो बता रखे ना कि मैंने अब ये मॉडल किसके लिए यूज़ होता है, क्यों पढ़े हम रेसिप्रोकल मॉडल्स, टू स्टडी द फिक्स कॉस्ट, एंजल कर्व, फिलिप्स कर्व। तो ये बुक में फिलिप्स कर्व का एग्जांपल दे रखा है, उसमें भी इन्होंने एक मॉडल फिट किया, उसका टी वैल्यू दी है, पी वैल्यू दी है, आर स्क्वायर दिया है एंड वही तुम्हें कोफिशिएंट्स को इंटरप्रेट करना है, ठीक है। सो यू कैन स्टडी दिस एट योर ओन। अब बात आती है फिर एक और बात आती है पॉलिनोमियल रिग्रेशन मॉडल। अब ये कैसा मॉडल होता है, नाम से ही समझ में आया, पॉलिनोमियल है ये एक, ठीक है। पॉलिनोमियल मतलब एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल तो मेरा एक ही है एक्स। लेट्स से अगर मैं पढ़ता हूँ सैट्स को एनुअल फैमिली इनकम का ही ले लेते हैं, वही चल रहा है काफ़ी टाइम से, तो सैट्स को एनुअल फैमिली इनकम। अब मैं कहता हूँ कि एनुअल फैमिली इनकम ना
एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल तो एक ही है, बट जो मैं रिग्रेशन मॉडल स्टडी कर रहा हूँ उसमें मैं एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल की बहुत सारी पावर्स है। जैसे अगर मैं एक्स आई ही स्टडी कर रहा हूँ, बट इसी मॉडल में मैं एक्स आई की स्क्वायर भी स्टडी कर रहा हूँ, इसी मॉडल में मैं एक्स आई के क्यूब को भी इनकॉर्पोरेट कर रहा हूँ, तो डोंट यू थिंक दिस इज अ पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल को हम कैसे लिखते हैं, वाई इज नथिंग बट a टाइम्स x प्लस b टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस c टाइम्स एक्स क्यूब। सो दिस इज इन टर्म्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब रिग्रेशन मॉडल बनाना है, ऐड अ एरर टर्म, रिग्रेशन मॉडल के लिए ऐड अ एरर टर्म। अब अगेन दिस इज नथिंग बट लीनियर इन पैरामीटर्स। तुम देख सकते हो बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 बीटा 4 दे आर लीनियर इन पैरामीटर्स। तो अभी भी तुम OLS टेक्निक का यूज करके ब्लू एस्टिमेटर्स निकाल सकते हो, इनके एस्टिमेट्स निकाल सकते हो, ठीक है। नाउ यू कैन सी इट्स अ क्यूबिक फंक्शन। ऑफ कोर्स तुम आई थिंक पावर 4 फंक्शन भी स्टडी कर सकते हो, पावर 5 फंक्शन भी स्टडी कर सकते हो, इसमें और टर्म्स ऐड कर दो। दिस इज अ थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल, ओके। ओनली वन एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स बट इट अपीयर्स विद वेरियस पावर्स, दैट्स द पॉइंट, ठीक है। प्रॉब्लम ऑफ कोलिनियरिटी। अब ये चीज़ आती है इस मॉडल में। तुम सोच सकते हो, अगर हमने एक अजम्पशन पढ़ी थी कि जो एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स होना चाहिए, जैसे अगर मैं पढ़ता हूँ लेट्स से x2 और x3, तो मैंने कहा था इन दोनों के बीच परफेक्ट कोलिनियरिटी नहीं होनी चाहिए, मतलब इन दोनों के बीच ना लीनियर रिलेशनशिप नहीं होनी चाहिए। ये मेरी अजम्पशन थी क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल की। तो अब राघव हम तो देख पा रहे हैं कि ये जो एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल है, मान लो ठीक है, इसका कोफिशिएंट अलग है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अलग है, बट द थिंग इज एक्स स्क्वायर और एक्स में तो फंक्शनल रिलेशनशिप दिख ही रही है। दिस अगर मैं इसको एक दूसरा एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल मानूँ तो दिस क्लियरली डिपेंड्स ऑन एक्स आई वैल्यू। जो मेरी एक्स आई वैल्यू होगी वो उसका यहाँ पे स्क्वायर आएगा, वो उसका यहाँ पे क्यूब आएगा, तो ये तो क्लियरली एक्स आई पे डिपेंडेंट है। तो परफेक्ट कोलिनियरिटी की जो मेरी अजम्पशन है वो तो वॉयलेट हो गई। मैं कहूँगा नहीं, क्योंकि सीधी बात है, तुम देखो जो प्रॉब्लम ऑफ परफेक्ट कोलिनियरिटी है, द पावर ऑफ बिकॉज द पावर टर्म्स ऑफ एक्स आर फंक्शनली रिलेटेड, तो मुझे लग रहा है कि परफेक्ट कोलिनियरिटी की जो अजम्पशन है वो वॉयलेट हो गई, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि एक्स स्क्वायर और एक्स थ्री नॉन लीनियर है एक्स में, इनके बीच कोई लीनियर रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है। सो इट डज नॉट वॉयलेट द अजम्पशंस ऑफ नो परफेक्ट कोलिनियरिटी, मतलब देयर इज नो परफेक्ट लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू एक्स और एक्स आई और एक्स आई स्क्वायर में। हाँ, फंक्शनल रिलेशनशिप है कि एक दूसरे का स्क्वायर है, बट इसमें लीनियर रिलेशनशिप नहीं है। हमने जो अजम्पशन स्टेट की थी, हमने कहा था कि इन दो एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स में लीनियर रिलेशनशिप नहीं होनी चाहिए, मतलब अजम्पशन ऑफ परफेक्ट नो कोलिनियरिटी, ठीक है। ओके, सो इसमें एग्जांपल ऑफ कॉस्ट फंक्शन दे रखा है कि अगर तुम्हें एक कॉस्ट फंक्शन को स्टडी करना हो तो तुम उसके लिए पॉलिनोमियल रिग्रेशन मॉडल यूज़ करते हो, ठीक है। यस, उसके बाद यस, सो अब आती है रिग्रेशन थ्रू ओरिजिन। अगर हमें रिग्रेशन मॉडल फिट करना हो, लेट्स से अब मुझे लीनियर रिग्रेशन मॉडल ही फिट करना है, बट मुझे ओरिजिन से फिट करना है, मुझे इंटरसेप्ट टर्म अपनी जीरो चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए भी मॉडल है। अब तुम कह सकते हो ये स्पेसिफिक मॉडल हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि देयर आर इकोनॉमिक थ्योरीज जिसमें कुछ सिचुएशन में कुछ माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी को वैलिडेट करने में हमें सेम ये मॉडल यूज़ आ सकता है। जैसे ओकुन्स लॉ का बुक में एग्जांपल दे रखा है कि उसमें ये मॉडल यूज़ हुआ है, उसमें इंटरसेप्ट टर्म को हम जीरो मान के चलते हैं। अब इसकी कुछ प्रॉब्लम्स है, मैं थोड़ी आगे डिस्कस करता हूँ। इस दैट जो इंटरसेप्ट टर्म है, पहली बात तो इसमें एब्सेंट है और जीरो है, ठीक है। हेंस द रिग्रेशन थ्रू ओरिजिन। अब इसका यूज़ कहाँ आता है, ओकुन्स लॉ में। अगर तुम ओकुन्स लॉ को स्टडी करना है, तुम ये वाला मॉडल फंक्शनल फॉर्म स्टडी करते हो, ठीक है। अब अगर तुम इसमें OLS लगाओगे ना, तो तुम एक बात देखोगे, सिर्फ इतने उसमें, क्योंकि तुम देख सकते हो इसमें एक ही पैरामीटर, ऑफ कोर्स इट इज लीनियर पैरामीटर्स, तो OLS लगा के अब पहले बीटा 2 का मेरा एस्टिमेट क्या आया था लीनियर, उसमें अगर ये था वाई आई इज नथिंग बट बीटा 1 प्लस बीटा 2 एक्स आई वाई आई हैड, इसमें बीटा 2 का OLS एस्टिमेशन क्या आया था, दैट इज स्मॉल एक्स आई वाई आई डिवाइडेड बाय स्मॉल एक्स आई का होल स्क्वायर, बट यहाँ पे कैपिटल एक्स आई वाई आई, तो तुम अभी से डिफरेंस देख सकते हो। वेरिएंस के यहाँ पे बीटा 2 की सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल एक्स आई का होल स्क्वायर, जबकि लीनियर रिग्रेशन में जब मैं अपने इंटरसेप्ट टर्म को जीरो नहीं मान रहा था, उसमें यहाँ पे स्मॉल एक्स आई था, ठीक है। वैसे ही एरर वेरिएंस का एस्टिमेट अब यहाँ पे n-1 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बस एक ही पैरामीटर हमें एस्टिमेट करना है बीटा 2, ठीक है। हमें पहले यहाँ पे तुमने देखा होगा यहाँ पे n-2 था, अब यहाँ पे n-1 है। सो अब यहाँ पे जो आर स्क्वायर है, सो फार अज्यूम्स। अच्छा, अब प्रॉब्लम ये आती है कि इस मॉडल में ना जो आर स्क्वायर तुम नहीं निकाल पाओगे, उसका फॉर्मूला यूज़ नहीं कर पाओगे, क्योंकि अभी तक जो हम आर स्क्वायर निकाल रहे हैं ना, वो अज्यूम करता है कि देयर इज़ एन इंटरसेप्ट टर्म, हम इंटरसेप्ट टर्म को जीरो नहीं लेके चलते। और ऑल्सो लाइक जिसमें जिन मॉडल्स में इंटरसेप्ट टर्म होती है, जैसे वाई इज कैपिटल बीटा 1 प्लस बीटा 2 एक्स आई, जिनमें इंटरसेप्ट टर्म होती है, उसका अगर तुम एस्टिमेट निकालते हो, उसमें तुम देखते हो जो एरर के एस्टिमेट्स है, ठीक है, उनका समीशन इज ऑलवेज जीरो, मतलब ये जो रेजिडुअल्स का समीशन होता है ऑलवेज जीरो। बट ये इस मॉडल में एप्लीकेबल हो या ना हो, ठीक है,
हमें नहीं पता। सो ये मॉडल हम तभी यूज़ कर सकते हैं जब एक बहुत स्ट्रॉन्ग थियोरेटिकल रीज़न हो इसको यूज़ करने का, वरना हमें ये मॉडल यूज़ नहीं करना। अगर कोई ऐसी माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी है, कोई ऐसा वेरिएबल है, कोई ऐसा रिलेशनशिप है जो मुझे बताता है कि हाँ मुझे इसी मॉडल की ज़रूरत है, मुझे इंटरसेप्ट टर्म अपनी जीरो चाहिए, तभी, जैसे ओकन्स लॉ का मैंने एग्जांपल दिया, उसमें ही ये मॉडल यूज़ होता है, ठीक है। सो जब तक कोई एकदम ही स्ट्रॉन्ग रीज़न नहीं है तो हम ये मॉडल यूज़ नहीं कर सकते। तुम देख सकते हो, क्योंकि मैं इसका आर स्क्वायर नहीं निकाल सकता, बिकॉज आर स्क्वायर के लिए मुझे इंटरसेप्ट टर्म चाहिए, ठीक है। इस अब आगे बढ़ते हैं। सो रिग्रेशन ऑन स्टैंडर्डाइज वेरिएबल, इससे पहले एक वो आता है मेजरमेंट्स, ठीक है। डज मेजरमेंट्स चेंज इन मेजरमेंट्स अफेक्ट द रिग्रेशन मॉडल, तो उसको एक बार यू कैन रीड इट फ्रॉम बुक, क्योंकि ये जो रिग्रेशन मॉडल है ये इसी के डिस्कशन पे बेस्ड है। बट वैसे आई मीन दिस वुडंट मतलब अगर तुम इसको इंडिपेंडेंटली भी पढ़ो तब भी समझ में आ जाएगा, दैट्स व्हाई आई हैव स्किप्ड द लास्ट वो। तो जस्ट रीड इट फ्रॉम अ बुक, सिंगल पेज का वो है कि डज मेजरमेंट्स अफेक्ट योर रिग्रेशन मॉडल। अब बात आती है रिग्रेशन ऑन स्टैंडर्डाइज वेरिएबल। अब स्टैंडर्डाइज वेरिएबल क्या है? अब वेरिएबल इज सेट टू बी स्टैंडर्डाइज। जब हम कभी किसी वेरिएबल को स्टैंडर्ड नॉर्मल में कन्वर्ट करते हैं, हम क्या करते थे? वेरिएबल मीन लाइक सैम्पल मीन माइनस द पॉपुलेशन मीन डिवाइडेड बाय सिग्मा, राइट? तो अ वेरिएबल इज सेट टू बी स्टैंडर्डाइज इफ वी सबट्रैक्ट द मीन वैल्यू फ्रॉम इट्स इंडिविजुअल वैल्यूज एंड डिवाइड द डिफरेंस बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दैट वेरिएबल। सिंपल शब्दों में अगर मैं तुम्हें कहूँ तो मान लो अगर मुझे पता है एक स्टैंडर्ड एक वेरिएबल का स्टैंडर्ड डेविएशन लेट्स से 1 यूनिट है एंड उसका मीन लेट्स से 40 है और उसका सैम्पल मीन लेट्स से 30 है, तो अब ये जो स्टैंडर्डाइज है ना, ये एब्सोल्यूट टर्म्स में मेजरमेंट से इसको फ़र्क नहीं पड़ता। दिस टॉक्स इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशंस की। अगर मैं कहता हूँ कि लेट्स से मेरी एक वाई वैल्यू है, लेट्स से दिस इज 30, मेरा मीन है 40 और मैं कहता हूँ स्टैंडर्ड डेविएशन इस वेरिएबल की 1 है, तो मैं कह सकता हूँ जो मेरी वैल्यू है ना वो अपने मीन से 10 स्टैंडर्ड डेविएशंस दूर है, 10 स्टैंडर्ड डेविएशंस लेफ्ट में है, या मेरी वैल्यू 10 स्टैंडर्ड डेविएशंस राइट में है। और ये बहुत ही अच्छा है क्योंकि ये काफ़ी अलग अलग वेरिएबल्स को स्टैंडर्डाइज करने में हेल्प करता है, काफ़ी रिलेशनशिप को स्टडी करने में हेल्प करता है। लाइक तुम्हें अब सिर्फ स्टैंडर्ड डेविएशन की टर्म्स में बात करनी है, तुम्हें मेजरमेंट्स का ध्यान ही नहीं रखना, यू हैव स्टैंडर्डाइज इट, यू आर ओनली टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन कि मेरी वैल्यू मेरे मीन से कितनी स्टैंडर्ड डेविएशंस दूर है। यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट कि 5 सेंटीमीटर दूर है, 4 सेंटीमीटर दूर है, यू आर जस्ट टॉकिंग अबाउट कि मेरी वैल्यू 3 स्टैंडर्ड डेविएशंस दूर है, 2 स्टैंडर्ड डेविएशंस दूर है। तो इट मेक्स योर वेरिएबल यूनिटलेस, ठीक है। इसका मतलब ये होता है स्टैंडर्डाइज वेरिएबल का। अब स्टैंडर्डाइज कैसे करते हैं वेरिएबल को? अगेन, अगर तुम्हें डिपेंडेंट वेरिएबल को स्टैंडर्डाइज करना है, इंडिविजुअल वैल्यूज माइनस इट्स मीन वैल्यूज डिवाइडेड बाय सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर तुम्हें एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल को स्टैंडर्डाइज करना है, इंडिविजुअल वैल्यूज माइनस मीन वैल्यूज डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। सो यू कैन रीड दिस कॉन्सेप्ट अगेन फ्रॉम द बुक, क्योंकि अगेन अगर तुम उससे पहले मेजरमेंट्स वाला सेक्शन पढ़ोगे बुक से तो उसके बाद अगर तुम इस पर भी नज़र डालोगे तो इतना ही है बस ये। अब इसकी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी क्या है? अब क्यों पढ़ता है हम ये मॉडल, ऐसा क्या इंटरेस्टिंग है इसमें? इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी ये है कि जो स्टैंडर्डाइज वेरिएबल होते हैं ना, उनका मीन वैल्यू इज ऑलवेज 0 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज ऑलवेज 1। दैट्स द इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी। इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस मॉडल मैं इसको स्टैंडर्डाइज कर सकता हूँ, ठीक है। आई कैन यूज द स्टैंडर्डाइज वेरिएबल्स, और तुम देख सकते हो दिस इज नथिंग बट लीनियर एंड पैरामीटर्स अगेन। अच्छा, एक और बात है, ये जो इंटरसेप्ट टर्म है ना बीटा वन स्टार, इसकी जगह पहली बात हम स्टैंडर्डाइज रिग्रेशन मॉडल यूज़ करें। अभी जो बीटा वन स्टार है ना ये 0 है। क्यों? तुम्हें अगर याद होगा इंटरसेप्ट का जो OLS एस्टिमेट आया था वो क्या आया था? y बार माइनस बीटा 2 x बार। और मैं कहता हूँ कि जो इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी क्या थी कि मैं स्टैंडर्डाइज वेरिएबल का जो मीन है दैट इज ऑलवेज 0। तो स्टैंडर्डाइज वेरिएबल का मीन इज ऑलवेज 0, 0 पुट करोगे तो बीटा टर्म वुड बी 0, बट द मीन ऑफ स्टैंडर्डाइज वेरिएबल इज ऑलवेज 0, तो बीटा 1 स्टार इज 0। तो दिस y स्टार इज नथिंग बट बीटा 2 xi स्टार प्लस ui, एंड ठीक है। एंड अब ये जो बीटा 2 है, अब इसको तुम कैसे इंटरप्रेट करते हो? दिस इज द बीटा कोफिशिएंट। इंटरप्रिटेशन क्या है इसकी? इफ द स्टैंडर्डाइज रिग्रेसर इंक्रीजेज बाय 1 स्टैंडर्ड डेविएशन, मैं यूनिट्स में बात नहीं कर रहा कि $1 बढ़ गया, 1% बढ़ गया, वी आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशंस नाउ। वी आर टॉकिंग कि ये जो स्टैंडर्डाइज वेरिएबल है, अगर इसको मैं 1 स्टैंडर्ड डेविएशन से इंक्रीज कर दूँ तो एवरेज वैल्यू ऑफ द स्टैंडर्डाइज रिग्रेस्ड इंक्रीजेज बाय बीटा 2 टाइम्स स्टैंडर्ड डेविएशंस यूनिट्स, ठीक है। तो अगेन अगर तुम इसको डिफरेंशिएट करके देखो डी वाई आई हैट स्टार को डी एक्स आई हैट स्टार को, दिस इज नथिंग बट गिव्स यू बीटा 2। तो अगर तुम रिग्रेस्ड इज दिस, अगर तुम इसको 1 स्टैंडर्ड डेविएशन से बढ़ाते हो तो वाई आई की एवरेज वैल्यू कितने स्टैंडर्ड डेविएशन से बढ़ती है? बीटा 2 स्टैंडर्ड डेविएशन से। सो दैट्स इट, ठीक है। तो अभी तक हमने कितनी फंक्शनल फॉर्म पढ़ी? लीनियर तो हम पढ़ी चुके हैं, इसकी स्लोप क्या थी? बीटा 2 डिफरेंशिएट करो। इलास्टिसिटी क्या थी? स्लोप
इंटू रेशियो ऑफ एक्स बाई वाई, ठीक है। फिर हमने लॉग लीनियर पढ़ा कि जहाँ पे दोनों टर्म्स लॉग में है, लॉग लेन पढ़ा जहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल लॉग टर्म में बट इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल लॉग टर्म में बट इंडिपेंडेंट वेरिएबल लीनियर फॉर्मेट में। फिर लेन लॉग पढ़ा कि नाउ इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज इन लॉग टर्म बट डिपेंडेंट वेरिएबल इज लीनियर। फिर हमने रेसिप्रोकल रिलेशनशिप पढ़ी, ठीक है, ये हमने फिलिप्स में पढ़ा। फिर लॉग इनवर्स भी होता है, लॉग इनवर्स इज दिस, ये बुक में लिखा नहीं हुआ बट समरी टेबल में दिया हुआ है, ठीक है। सो अगेन अब इनका स्लोप तुम निकाल सकते हो बाय जस्ट डिफरेंशिएटिंग दिस, चेन रूल लगाओगे यू विल गेट दिस। इलास्टिसिटी के लिए बस एक्स बाय वाई मल्टीप्लाई कर देना। तो वेल दैट्स इट विद योर चैप्टर नंबर 5। और मैंने अगेन बोला कि मैंने 2-3 नीचे जो फंक्शनल फॉर्म्स पढ़ी हमने, जितनी भी फंक्शनल फॉर्म पढ़ी उन दोनों के एग्जांपल्स मैंने 2-3 उसके छोड़ दिए थे, यू कैन रीड इट फ्रॉम बुक ताकि इंटरप्रेट कर सको। तो हमने फंक्शनल फॉर्म पढ़ी क्योंकि हमने पता किया कि ये जो हमारे इकोनॉमिक वेरिएबल्स है ना, ऐसा नहीं है कि मैं हर चीज़ में लीनियर रिग्रेशन मॉडल फिट कर दूंगा। बहुत सारे रिग्रेशन मॉडल है जो मुझे पता होने चाहिए कि कौन से उसमें क्या काम आ जाएगा, मुझे नहीं पता। वो कौन बताएगा मुझे? माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी बताएगी। कौन बताएगा मुझे 2 वेरिएबल्स 2 मॉडल्स में कौन सा अच्छा है? आर स्क्वायर बताएगा। वो भी कब? जब मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल दोनों मॉडल्स में सेम हो। अगर दोनों मॉडल्स में डिपेंडेंट वेरिएबल ही अलग है तो मैं आर स्क्वायर के बेसिस पे भी कंपेयर नहीं कर सकता, ठीक है। सो दैट्स इट विद द चैप्टर नंबर 5। सो दैट्स इट चैप्टर नंबर 5 में बस तुम्हें फंक्शनल फॉर्म्स पता होनी चाहिए, उनके कोफिशिएंट्स के इंटरप्रिटेशन पता होनी चाहिए। जैसे लॉग लीनियर में बीटा 2 का इंटरप्रिटेशन था, इलास्टिसिटी कोफिशिएंट था, वैसे ही मल्टीपल उसमें पार्शियल इलास्टिसिटी था, बट सेमी लॉग में उसका इलास्टिसिटी नहीं देता था। वो क्या देता था, ठीक है, like relative terms in y with respect to absolute terms in explanatory variable, ठीक है। So this is end of chapter number 5. Thank you.